Hello guys, welcome back again to my YouTube channel The Lady Saga. If you guys don't know me, I am Megha. I hope you all are doing great. So guys, before we start this video, I would request all of you, if you haven't subscribed my channel, please subscribe to it because मैंने last के कुछ दिनों में notice किया that you guys are watching the video, you are showing so much of love, but you forget to subscribe. Do subscribe to my channel and hit the bell button for more such notifications. तो गाइज जो आज हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है दैट्स गोइंग टू बी EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट EPF एक्ट 1952. तो इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो एज यू ऑल नो कि अब हम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, हम मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं. वी आर नॉट वर्किंग अंडर पब्लिक सेक्टर. तो हमें अपने लिए खुद के लिए एक पेंशन क्रिएट करनी होती है और हमें अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग खुद के ही जो अर्निंग्स होती हैं उनसे करनी होती है. तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा एक्ट फ्रेम किया है, बहुत अच्छी एक सेविंग स्कीम लेके आई है हमारी गवर्नमेंट, दैट इज़ EPF, जिसे हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बोलते हैं. ताकि हम जब 58 ईयर्स की एज अटेन करें, दैट इज़ द एज ऑफ रिटायरमेंट, तो उस एज में हमारे पास, बिकॉज आफ्टर दैट डेफिनेटली कोई भी काम नहीं करने वाला है, तो उस एज के बाद हमारे पास एक लमसम ऑफ मनी हो अपने रिटायरमेंट के लिए एंड प्लस हमें पेंशन मिलती रहे. तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि EPF होता क्या है, बिकॉज काफ़ी लोगों को ये नॉलेज नहीं है. हमारा एक होता है ESI एक्ट, जबकि जो EPF एक्ट है दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन ESI एक्ट. इसका अभी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रेट है टुवर्ड्स सेविंग्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई स्कीम कंट्रीब्यूट कर रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम में, दैट इज़ द EPF एक्ट and it has covered more than 7 करोड़ इंडियंस अंडर इट एंड ये वर्ल्ड की बिगेस्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम है. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है EPF, ये कहाँ एप्लीकेबल है एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट. तो हम वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं. तो ये EPF कब स्टार्ट हुआ, इसकी कथा कब स्टार्ट हुई? ये EPF जो स्टार्ट हुआ था ये 1952 में हमारी गवर्नमेंट ने फ्रेम किया था, जिसे हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बोलते हैं. और इसे कौन चलाता है? इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है. अब EPF के अंदर क्या होता है, 3 स्कीम्स कवर होती हैं. कौन कौन सी अब 3 स्कीम्स कवर होती हैं EPF के अंदर? सबसे पहले तो होता है EPF एंड सेकंड होता है हमारा EPS और थर्ड होता है हमारा EDLI. चलो इन सब के बारे में आपको एक एक करके बताती हूँ. EPF क्या होता है? दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1952. ये रिटायरमेंट के लिए हमारी सेविंग्स में हेल्प करता है कि जब हम रिटायर हों, 58 ईयर्स की एज अटेन करें, तो हमें एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी हमारे EPF अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है एंड हम उसे विड्रॉ कर सकते हैं किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए या किसी और काम के लिए. EPS होती है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995. ये पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन, मतलब कि जब आप रिटायर हो जाएं तो एक तो आपको लमसम अमाउंट ऑफ मनी आपको एज अ सेविंग्स मिल गई, प्लस आपको क्या मिलती रही रिटायरमेंट के बाद फॉर द एंटायर टिल योर डेथ आपको सरकार कुछ पेंशन के फॉर्म में पैसे देती है अपना डेली का कुछ खर्चा चलाने के लिए. एंड थर्ड होता है EDLI. EDLI क्या होता है? एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम. ये 1976 में की गई है. इन केस कि अगर जो सपोज करो किसी के जनरली पेरेंट्स EPF के अंडर रजिस्टर होते हैं एंड ड्यू टू सडन डिमाइस, ड्यू टू सडन डेथ, कि उनकी किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है जो EPF के अंडर रजिस्टर है, तो वो पेरेंट्स का जो EPF का पैसा है वो उनके बच्चों को मिल जाता है. तो ये बेसिकली फैमिली मेम्बर्स के लिए रिलीफ देने के लिए बनाया गया है. अब बात करते हैं ये EPF एक्ट एप्लीकेबल कहाँ है, ये कहाँ किन सेक्टर्स में एप्लीकेबल है. तो सबसे पहले तो ये एप्लीकेबल है उन इंडस्ट्रीज़ के लिए
जो कवर्ड हैं अंडर शेड्यूल 1 ऑफ ईपीएफ एक्ट। और इसके अंदर आप सरप्राइज होंगे 180 प्लस इंडस्ट्रीज कवर्ड हैं। और ये उन कंपनीज को ईपीएफ कंट्रीब्यूट करना सरकार ने मैंडेट कर रखा है जिन कंपनीज की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ मोर देन 20 एम्प्लॉयज है, तो उनको ईपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। बट थिएटर्स के लिए अगर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 5 या 5 से ज़्यादा है तो वहाँ भी ईपीएफ एप्लीकेबल हो जाता है। एंड प्लस ये उन एम्प्लॉयज की सैलरी से कटता है ईपीएफ जिनकी जो बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस वो 15,000 रुपीज से कम या उसके बराबर है, तो उन एम्प्लॉयज के लिए भी ईपीएफ एक्ट करता है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी सपोज करो आपकी इनिशियली आपकी एक स्टार्टअप कंपनी है एंड आप उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं एंड उसकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इनिशियली 22 एम्प्लॉयज है, तो उसमें तो ईपीएफ एप्लीकेबल हो गया। बट ड्यू टू एट्रीशन की वजह से, मतलब किसी एम्प्लॉय को अगर निकाल देते हैं या कोई एम्प्लॉय खुद से काम छोड़ के चला जाता है एंड एम्प्लॉय स्ट्रेंथ सडनली 18 एम्प्लॉयज की हो जाती है, तो उस केस में भी ईपीएफ एक्ट एप्लीकेबल होगा। बिकॉज वंस द कंपनी हैज कम अंडर ईपीएफ, तो वो उसके बाद चाहे एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कम भी हो जाए 20 एम्प्लॉय से, तो भी कंपनीज को ईपीएफ कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा एम्प्लॉय की सैलरी में। अब ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन कितना कितना होता है, सी इसका जो कैलकुलेशन है पूरा कैसे ये ईपीएफ का स्ट्रक्चर काम करता है, हमारे अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट होता है, इसका बाइफर्केशन, इसकी जो कैलकुलेशन है आई एम गोइंग टू शो यू इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियो। एंड मैं वो एंड उसी वीडियो में आई एम गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ईपीएफ, जो भी आपको दिमाग में क्वेरीज रहेंगी ईपीएफ से रिलेटेड। सो गाइज ईपीएफ में मैं आपको बता दूं कि हमारी जो बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस का 12% कंट्रीब्यूट होता है एम्प्लॉय की सैलरी से एंड 12% ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो फर्दर क्या होता है, बाइफरकेट होता है, मतलब वो कुछ ईपीएफ में जाता है एंड कुछ ईपीएस में जाता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि आपकी सैलरी में से, आपकी बेसिक सैलरी में से 12% एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जाएगा एंड 12% ही आपका एम्प्लॉयर, 12% ही आपकी कंपनी कंट्रीब्यूट करेगी आपके ईपीएफ में। तो दोनों का बराबर का योगदान रहता है ईपीएफ में, तभी ये कहा जाता है कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेविंग स्कीम। एंड ईपीएफ जो होता है ना, वो हमारी सीटीसी का ही पार्ट होता है, मतलब जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करना होता है जितना अमाउंट, वो आजकल एम्प्लॉयर सीटीसी का ही पार्ट बना के शो करते हैं आपका सीटीसी, इसीलिए आपका सीटीसी ज़्यादा लगता है एंड जो नेट इन हैंड सैलरी होती है वो आपकी कम आती है। अब इसके बेनिफिट्स समझते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं ईपीएफ की। सबसे पहले तो इट्स अ टैक्स फ्री सेविंग्स, मतलब कि अगर आपका ईपीएफ अकाउंट 5 साल से ज़्यादा चल रहा है, तो अगर आप उसके बाद पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इट्स अ टैक्स फ्री सेविंग्स एंड प्लस रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास अच्छा खासा पैसा अक्यूमुलेट हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद भी अगर आप अपना पैसा निकालेंगे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इट इज़ वन ऑफ द टैक्स फ्री सेविंग एंड ये ही सिर्फ सेविंग स्कीम है जिस पे आज के टाइम में 8+% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट दे रही है। इस पे जो प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट हमारी सरकार दे रही है दैट इज 8.5% देती है। प्लस इसमें क्या है, आपको सेकेंडली आपको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मतलब आपको ईपीएफ एंड ईपीएस का ही बेनिफिट मिलता है, मतलब आपको एक तो लमसम अमाउंट ऑफ मनी मिलती है रिटायरमेंट पे काफ़ी अच्छी खासी, प्लस आपको फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट आपको सरकार पेंशन देती है। इन केस ऑफ इमरजेंसीज, इमरजेंसी कैसे, जैसे कि डेथ हो गई या मैरिज हो गई या हाउस अगर आपने कंस्ट्रक्शन करना है या आपने होम लोन रिपे करना है, तो उस केस में आप अपना ईपीएफ का जो पैसा है वो विड्रॉ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जो आपका ईपीएफ अकाउंट है वो 5 इयर्स के लिए सर्विस में रहे, वो 5 इयर्स के लिए एप्लीकेबल रहे, उसके बाद आप वो पैसा अपने अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं।
चौथा ये है, आप ईपीएफ अकाउंट से अगर अपना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, वो आप ऐसे नहीं कर सकते कि जब आपका मन आया तो आपने विड्रॉ कर लिया। नो, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो उस केस में उसके बाद अपना ईपीएफ का जो पैसा है वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स है। प्लस एक और बेनिफिट है, इट्स अ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कैसे? दैट इज ईडीएलआई। मतलब अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके जो सडन फैमिली मेंबर्स हैं उनको आपका पैसा, उनको एक आपका ईपीएफ का अच्छा खासा पैसा उनको मिलता है, जो कि फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ होता है। और आजकल हमारी गवर्नमेंट ने, पहले ये सिस्टम ईपीएफ वाला ऑनलाइन नहीं था, ये अभी ऑनलाइन किया है। तो हमारी गवर्नमेंट ने हमारे जो ईपीएफ अकाउंट्स हैं वो हमारे आधार कार्ड से लिंक कर दिए हैं। उनको लिंक करने के बाद एक 12 डिजिट नंबर जनरेट होता है, दैट इज यूएएन नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो अगर सपोज करो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं एंड आपने अभी काम अपना स्टार्ट किया है करना शुरू, तो उस कंपनी, वही कंपनी आपका ईपीएफ अकाउंट खोलेगी। तो वो कंपनी जब आपका ईपीएफ अकाउंट खोलेगी तो ऑब्वियसली उनके पास ही एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर जनरेट होगा, दैट इज यूएएन नंबर, एंड एक पासवर्ड जनरेट होगा जो आपको अपनी कंपनी से ही लेना पड़ेगा। प्लस अगर आप कंपनी चेंज करते हैं इन फ्यूचर तो आप अपना ईपीएफ अकाउंट क्या कर सकते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसे पहले ये सब नहीं, मतलब पहले ये सिस्टम इतना इजी नहीं था, फिजिकली जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। अगर आप इस पे भी एक डिटेल वीडियो चाहते हैं कि कैसे आप इससे ऑपरेट कर सकते हैं, तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना न्यू एम्प्लॉयर के लिए वो अपना ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत हैसल फ्री प्रोसेस हो चुका है। एंड प्लस आप जितना भी अब अपना ईपीएफ में कितना आपका पैसा डिपॉजिट हो चुका है, एम्प्लॉयर ने पैसा डिपॉजिट कर दिया है, वो सब आप जान सकते हैं। ऑनलाइन ही एक उमंग ऐप लॉन्च की गई है, उसके थ्रू आप उसे डाउनलोड करिए एंड उसके थ्रू आप ये सब अच्छे से जान सकते हैं। गाइज, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूँ इस ईपीएफ के बारे में। पहले क्या होता था, जो एम्प्लॉयर थे, मतलब एम्प्लॉय की तो हर महीने उनकी सैलरी में से ईपीएफ अकाउंट में पैसा डिडक्ट होके क्रेडिट हो जाता था, लेकिन जो एम्प्लॉय थे वो टाइमली पैसा नहीं क्रेडिट करते थे ईपीएफ अकाउंट में, मतलब वो हर मंथ नहीं क्रेडिट करते थे ईपीएफ अकाउंट में। तो जिस वजह से हमारा जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्योंकि किस पे मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा जो पैसा अकाउंट में है उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो जैसे अब 8.5% का इंटरेस्ट चल रहा है, तो वो 8.5% का इंटरेस्ट सिर्फ जो आपका पैसा हर महीने क्रेडिट हो रहा है तो उस पे ही मिल रहा है। लेकिन एम्प्लॉयर क्या करता था, वो साल के एंड में इकट्ठा ही पैसा आपके ईपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करता था, जिस वजह से काफ़ी इंटरेस्ट का लॉस होता था एम्प्लॉयज़ के लिए। तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, अगर जो कंपनीज, जो एम्प्लॉयर्स टाइमली हर मंथ पैसा नहीं क्रेडिट कर रहे हैं ईपीएफ अकाउंट में एम्प्लॉयज़ के, तो गवर्नमेंट उनका जो वो पैसा क्रेडिट है तो वो एक्सपेंस में नहीं कंसीडर करेगी, उनको उससे कोई टैक्स में एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, वो एक्सपेंस के अंडर नहीं आएगा। क्योंकि जब एंड में कंपनीज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं तो वो उसे ईपीएफ में जो वो पैसा क्रेडिट करती हैं वो उसे एक्सपेंस के अंडर शो करती हैं, तो वो अब एक्सपेंस के अंडर नहीं आएगा अगर वो साल के बाद इकट्ठा ही पैसा डिपॉजिट करेंगी। तो कंपनीज को अब टाइमली ही पैसा हर महीने ईपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो आई वुड से हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे रूल्स फ्रेम कर रही है हमारे एम्प्लॉयज़ को सोच के कि उनको, क्योंकि आजकल कंपनीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज लेके आ रही हैं अपना पैसा सेव करने के लिए, तो बट एट द सेम टाइम एम्प्लॉयज़ काफ़ी अच्छे लेबर लॉज फ्रेम कर रही है। So I hope you like this video. If you like this video, you know you have to do what? You have to subscribe my channel, hit the bell button for more such notifications and do press the like button. And guys, अगर आप किसी specific topic पे video चाहते हैं, please comment in the comment section below. I'll make a video on that because
डेफिनेटली मैं उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का फायदा है जिन टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.